हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो एकदम एनर्जेटिक हो जाइए आप लोग क्योंकि मज़ा आने वाला है पढ़ने में। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। पर्सनली मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं, फॉरेस्ट से रिलेटेड ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें भी अगर फॉरेस्ट हो और मतलब ये सब जो फिजिकल फीचर्स है ना, इसके बारे में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप लोग को जैसा कि अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारा चैप्टर 2 है। बुक है हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का और बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया। उसका ये चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? वन। वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन और रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो इसका पूरा मीनिंग हुआ कि वन और वन्य जीवन संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या फिर वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यही सब। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा। देखते हैं कितने पार्ट में जाता है ये चैप्टर, मतलब कितने वीडियोस में जाता है। कोशिश करूँगी कि कम से कम में जाए और वीडियोस ज़्यादा लंबे भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं अब बिना देरी किए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं फिर से वही चीज़। फॉरेस्ट का मतलब होता है वन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि वन्य जीव संसाधन। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके। नरक, माई लॉर्ड, यू आर द क्रिएटर ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड ऑफ लिप्चास। ओह नरक, माई लॉर्ड, लेट मी डेडिकेट माई सेल्फ टू यू। तो नारक, नारक, मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। Let me gather your music from the springs, the rivers, the mountains, the forest, the insects, and the animals. Let me gather your music from the sweet breeze and offer it to you. मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक लोकगीत है या लोक संगीत भी कह सकते हैं इसको। और नीचे आप लोग को दिख रहा होगा लेप्चा फोक सॉन्ग फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोकगीत है ये, उसी का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया था। तो ये मतलब रिलेटेड है नेचर से, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा कुछ चैप्टर शुरू होता है। आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के हिंदी समझाया जाएगा कि उसका मतलब क्या है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने साथ बुक्स भी खोल लीजिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगी वैसे वैसे आप लोग अपने बुक्स में मिलाते जाइएगा कि हाँ हम लोग कहाँ पे हैं। शुरू करते हैं अब। वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया, लेजेंड्स टू बनाना ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा, मेरी वॉइस क्लियर होगी। और बैकग्राउंड में अगर कभी थोड़ा बहुत व्हीकल्स का आवाज़ आता है तो उसके लिए सॉरी, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, आप लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मिट्टी जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो पेड़ पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इसका पुनः सृजन करते हैं। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड।
वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम का हिंदी होता है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ लेते हैं, वन मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि वन्य जीवन, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि मतलब वही बायोडाइवर्सिटी कहें या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक याद है ना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कहीं यहाँ डिफिनीशन नहीं था, मतलब बता दिया गया कि हाँ ऐसे है। तो बायोडाइवर्सिटी आप लोग एक बार मैं कहूँगी कि देख ही लीजिएगा। ऐसे बायोडाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हैं? वन्य जीवन ही समझते हैं, तो आप खुद से बना के डेफिनेशन उसका लिख सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बायोडाइवर्सिटी का एक बार आया था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया। आप लोग को कभी कभी लगता होगा मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मेरा क्या मैं कहूँ, मैं अजीब ही हूँ थोड़ी। चलिए, फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। If you look around, you will be able to find that there are some animals and planets which are unique in your area. यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही बस पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, मतलब आपके क्षेत्र में स्पेसिफिक आपके रीजन में वो पाए जाते हैं। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world, estimated to be 1.6 million. तो वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, जो कि लगभग 16 लाख है, पाई जाती है। This is possible twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. ये अभी खोजे जाने वाले उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवन संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। You may have realized the importance of these resources in our daily life. आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अगर नहीं सोचा तो अभी सोचिए। This diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately, they are under great stress, many due to insensitivity to our environment. तो ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है और पड़ा है। अब यहाँ पे आप लोग के लिए नहीं, अभी यहाँ पे एक डू यू नो दिया गया है। डू यू नो से एक्चुअली देखिए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी डू यू नो को आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसीलिए मैं कहती हूँ अपने साथ बुक्स खोल के बैठिए। और एक एक्टिविटी दी गई है फ्रेंड्स, आप लोग को एक्टिविटी करना ही चाहिए, तो एक्टिविटी आप लोग कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। तो कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। Many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, and plants like Maduka insingis, a wild variety of mahua, and Hubardia heptaneuron,
a species of grass. In fact, no one can see how many species may have already been lost. Today, we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct. But what about smaller animals like insects and plants? तो इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है और जंगली चींटीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और हुबड़िया हेप्टान्यूरोन एक घास की प्रजाति है, जैसे पौधे इसमें शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, लेकिन छोटे प्राणी जैसे कि कीट पतंगी हो गए, पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब है फ्रेंड्स वैनिसिंग फॉरेस्ट, लुप्त होते वन। यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। द डायमेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। डेंस फॉरेस्ट 12.2%, ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड मैनग्रोव 0.14%। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैनग्रोव 0.14% है। According to the State of Forest Report 2015, the dense forest cover has increased by 3,775 square kilometers since 2013. However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management interventions, and plantation, etc. by different agencies. तो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफोरेस्टेशन का एक फिगर दिया गया है। Let us now understand the different categories of existing plants and animal species. अब हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। Based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), we can classify as follows. तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको कि IUCN कहते हैं, उसके अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है? नॉर्मल स्पीसीज, यानी कि सामान्य जातियाँ। Species whose population levels are considered to be normal for their survival, such as cattle, साल, पाइन, rodents, etc. तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु हो गए, साल हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए और कृंतक, rodents आदि ये सब हो गए। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि संकटग्रस्त जातियाँ। दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये वो जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वो जारी रहते हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। The examples of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaw, Sangai, Bro antler deer in Manipur, etc. तो काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि सुभेद्य जातियाँ, इसका हिंदी होता है वल्नरेबल, का हिंदी होता है सुभेद्य। These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. तो देखिए क्या कह रहा है वल्नरेबल स्पीसीज का। फिर से मैं बता दूं कि वल्नरेबल का हिंदी होता है सुभेद्य। मैं आप लोग को लिख के दिखा देती हूँ। सुभेद्य ये होता है वल्नरेबल का हिंदी। तो वल्नरेबल स्पीसीज
सुभेद्य जातियाँ, तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, और यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली, तो अगर नहीं बदली जाती हैं तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। यानी कि अगर इनकी जो रीजंस हैं इनकी संख्या घटने की, उसको अगर नहीं ठीक किया जाता है तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये वे प्रजातियां हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू सीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब है रेयर स्पीसीज़। तो फ्रेंड्स जानते हैं रेयर स्पीसीज़ क्या है, नाम ही से लग रहा है। रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ, स्पीसीज़ मतलब जातियाँ, रेयर स्पीसीज़ मतलब दुर्लभ जातियाँ। स्पीसीज़ विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ़ द निगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, यानी कि वल्नरेबल हैं, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं कि हिमालयन ब्राउन बियर है, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो है, डेजर्ट फॉक्स है, हॉर्नबिल पक्षी है, ये सब है। पता है मैं जिधर रहती हूँ ना, एक बार हॉर्नबिल पक्षी मैंने देखा था। शुरू में मैंने देखा ना, वो हमारी तरफ का तो होता नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे कुछ डिफरेंट टाइप का, तो मैंने उसका पिक लिया था कैमरा में। तो ग्रे हॉर्नबिल था, वो इंडिया में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। बाद में मैंने उसके बारे में सर्च किया। उसके हॉर्न पे एक ऐसे सींग होता है, सॉरी उसके बीक पे एक ऐसे सींग होता है, जो उसकी चोंच होती है उस पर एक सींग होता है, तो उसी के कारण उसको हॉर्नबिल शायद कहते हैं। और बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए किसने किसने हॉर्नबिल पक्षी देखा है, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेके। अब देखिए, अब है हमारा एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक पैंडेमिक। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए एंडेमिक पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है। बहुत ही नहीं, सॉरी, एपिडेमिक और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही कुछ था शायद। छोड़िए मत बताइए यार, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो एंडेमिक स्पीसीज़ यानी कि स्थानिक जातियाँ। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. Examples of such species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, Mithun in अरुणाचल प्रदेश। तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ यानी कि लुप्त प्रजातियां या जातियां जो कि लुप्त हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले मुझे याद आता है लुप्त प्रजातियों में डोडो। These are species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। A species may be extinct from a local area or region, country, continent or the entire earth. Examples of such species are the Asiatic cheetah, pink-head duck. Okay. तो ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है, और इसमें एक मैं डोडो को भी शामिल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, लुप्त हो गया एशियाटिक चीता, लुप्त हो गया। कहाँ गया आखिर, कहाँ चला गया एशियाटिक चीता, वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं। एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। एशियाई का चीता, एशिया का चीता कहाँ चला गया। The world's fastest land mammal, the cheetah, is a unique and इसके बगल में जो इसका नाम दिया है ना, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। is a unique and specialized member of the cat family and can move at the speed of 1,200 किलोमीटर पर आवर। तो भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो कि 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप shaped lines on each side of the nose from the corner of its eyes to its mouth। तो देखिए चीते की पहचान आप कैसे करेंगे। अगर आपके सामने चीता या तेंदुआ आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये चीता या तेंदुआ है। तो चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। ये होता है चीता। अगर कोई चीता रो रहा है, अगर कोई तेंदुआ रो रहा है तो वो तेंदुआ नहीं है, वो चीता है। ऐसा आप लोग समझ लीजिएगा।
मैं ट्रिक बता रही हूँ, हंसीएगा मत आप लोग। इट्स डिस्टिंग्विशिंग, जी मैंने पढ़ा दिया। प्रायर टू द 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia. Today, the Asian cheetah is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. The species was declared extinct in India long back in 1952. 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले यानी कि 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। What are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna? तो वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. Wood, barks, leaves, rubber, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। So it is we ourselves who depleted our forest and wildlife. इसीलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। Even after independence, agricultural expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। Between 1951 and 1980, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land all over India. तो भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1991 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation, यानी कि जिसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, a type of slash and burn agriculture. तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 9th में भी पढ़ना था और 8th में भी पढ़ना था, मुझे याद है, तो आप बहाना नहीं चलेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेष करके पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानी कि झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। आर colonial forest policies to be blamed? क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? Some of our environmental activists say that the promotion of a few favored species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation, in which a single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गईं। For instance, teak monoculture has damaged the natural forest in South India, and cheer pine (Pinus roxburghi) plantations in the Himalayas have replaced the Himalayan oak and rhododendron forest. तो उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिंस 1951 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश विच वुड inundate 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। और यह प्रक्रिया अभी जारी है।
और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। माइनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफोरेस्टेशन। तो वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द Boksha Tiger Reserve in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the great Indian elephant. पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। Many foresters and environmentalists hold the view that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। Though there may be some substance in their argument, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees. यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर repositories of some of the country's most valuable forest products, minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas thus mean different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflicts. तो वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होती औद्योगिकी शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो अब द हिमालयन यू इन ट्रबल के बारे में कुछ दिया गया, इसको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स क्या है कि वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है और मैं इसको 2 पार्ट में ख़त्म करना चाहती हूँ इस चैप्टर को, तो नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और मैं बहुत गंदा स्माइली बनाई हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अच्छे से बन नहीं पाया। तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट लर्निंग मेथड होता है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मेथड, जो कि आपको नहीं मिलेगा यार यूट्यूब पे, आप खोजते रह जाओगे आपको नहीं मिलेगा। सब क्या करते हैं, बस एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बना देंगे और उसको दिखा दिखा के और पढ़ा देते हैं। मैं भी नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, लेकिन उससे बेटर मुझे यही लगता है कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ें, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।